गुड इवनिंग दोस्तों। एनसीईआरटी की सीरीज़ में हम लोग चल रहे हैं अपना सामाजिक और राजनीतिक जीवन। आज हम चैप्टर नंबर अपना 6 कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुका है, जिसमें से आई होप आपने अपने नोट्स रेडी कर लिए होंगे। ये जो चैप्टर है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें देखने, सुनने और समझने को मिलेगी जो हमारी पेडागोजी के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत इजी होते हैं, बस थोड़ा सा समझना रहता है हम लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी देर हो चुकी है। हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। जब हम किसी को अपराध करते हुए देखते हैं तो सबसे पहले पुलिस को खबर करते हैं। वास्तविक जीवन या फिल्मों में आपने देखा होगा, पुलिस अफसर रिपोर्ट दर्ज करते हैं और अपराधियों को गिरफ्तार करते हैं। अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस की जो भूमिका होती है उसके आधार पर कई बार ऐसा लगता है मानो पुलिस ये तय करेगी कि कोई अपराधी है या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो अदालत ही तय करती है कि आरोपी वाकई दोषी है या नहीं। संविधान के अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाता है तो उसे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार होता है, क्या यानी कि वो भी अपनी बात रख सकता है। क्या आप जानते हैं कि निष्पक्ष सुनवाई का मौका हासिल करने का क्या मतलब होता है? क्या आपने एफआईआर के बारे में सुना है? या क्या आप जानते हैं कि सरकारी वकील कौन होता है? इस अध्याय में हम चोरी की एक काल्पनिक घटना के जरिए समझने का चेष्टा करेंगे कि न्याय पाने की प्रक्रिया किस तरह चलती है और आपराधिक न्याय व्यवस्था में अलग अलग लोगों की क्या भूमिका होती है। ध्यान रखिए कि ज़्यादातर मामले उसी प्रक्रिया से गुजरते हैं जिसका हमने अपने काल्पनिक उदाहरण में जिक्र किया है। फलस्वरूप इन प्रक्रिया को समझना और आपराधिक न्याय व्यवस्था में अलग अलग लोगों की भूमिकाओं को समझना महत्वपूर्ण होता है, और इसी से हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्लियर होते हैं। चलिए, अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक व्यक्ति, यहाँ पे एक महिला है जो खड़ी है। वो कह रही है मैं निर्दोष हूँ और मेरी सुनवाई हो। तो ये महिला कौन है? चलिए देखते हैं। ये है छोटी सी चित्रकथा। मुंबई के एक मकान में श्रीमती शिंदे तैयार हो रही है। पिछले 1 घंटे से वे गले का हार ढूंढ रही हैं। मुझे पक्का पता है, यहीं रखा था, कहाँ गया? जल्दी करो भाई, हमें देर हो रही है शादी समारोह में जाने के लिए। मुझे मेरी सोने की जंजीरें नहीं मिल रही, दराज में भी नहीं है। मुझे लगता है शांति ने मेरा हार चुरा लिया। मेरे कमरे में सफाई करते हुए वह ज़्यादा ही समय लगाती है। ठीक है, अब ये देखिए। शांति इमरान पिछले 3 वर्ष से इस मकान में काम कर रही है। शांति, क्या अब तुम चोरी भी करने लगी हो? और वो सोने का हार? अपना बक्सा लाओ, मैं अभी तलाशी लूँगी। हमने पुलिस को बुला लिया है। अगर तुमने हार लिया है तो अभी लौटा दो। नहीं मैडम, मैंने चोरी नहीं की। शिंदे साहब शांति के बक्से की तलाशी करते हैं, जिसमें एक लिफाफे में 10,000 रुपये मिलते हैं। वे शांति पर चिल्लाने लगते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि शांति ने हार बेच दिया और ये उसी का पैसा है। साहब, मेरा भाई और मैं पिछले साल भर से पैसा जमा कर रहे हैं। हम गांव लौटकर एक बैल खरीदना चाहते हैं। मैडम, मैं बेगुनाह हूँ। कौन सुनता है? नहीं सुनता है कोई। मिस्टर शिंदे थाने पहुँचते हैं। मैं एक एफआईआर लिखवाने आया हूँ। मेरे घर चोरी हुई है। घर की नौकरानी शांति ने मेरी पत्नी का हार चुरा लिया है। जी कहिए। शिंदे साहब के कहने पर सब इंस्पेक्टर राव एफआईआर दर्ज करते हैं। अब देखिए पूरा प्रोसेस हो रहा है। शिंदे साहब सब इंस्पेक्टर राव के साथ घर आते हैं। अब मैं इस चोरी के बारे में श्री शिंदे और उनकी पत्नी के बयान दर्ज करूंगा। रुपयों के लिफाफे को सील करके सबूत के तौर पर अपने साथ ले जा रहा हूं और मैं शांति को गिरफ्तार करके थाने ले जा रहा हूं। मेहरबानी करके मुझे थाने मत ले जाइए। मैंने हार नहीं चुराया, ये मेरी मेहनत की कमाई है। शांति का भाई सुशील आता है और सब इंस्पेक्टर राव से विनती करता है कि वह शांति को छोड़ दे। उसने सोने का हार चुराया है। तुम अदालत से जमानत का आदेश लेकर आओ। लेकिन मैं वकील की फीस कहाँ से लाऊंगा और उसके लिए कौन सी जमानती बनेगा? आपने हमारी सारी कमाई तो सील करके अपने पास रख ली। सब इंस्पेक्टर राव सुशील को भी 2 दिन तक हवालात में रखता है। उसी सब इंस्पेक्टर राव और कई कांस्टेबल पीटते हैं और गालियां देते हैं। वे उस पर दबाव डालते हैं कि वो इल्ज़ाम कबूल कर ले
और वे उसे ये मानने के लिए कहते हैं कि वह और उसकी बहन शांति घरेलू नौकरों का एक गिरोह चलाते हैं और गिरोह घर से गहने चोरी करता है। शिंदे के पड़ोस में गहनों के गायब होने की कुछ और शिकायतें भी आ चुकी है। जब सुशील बार बार यही कहता रहता है कि वो निर्दोष है और फैक्ट्री में मजदूरी करता है, तो 2 दिन बाद पुलिस उसे छोड़ देती है। फिर क्या होता है? अदालत ने 1 महीने बाद शांति की जमानत की अर्जी मंजूर कर तो ली, लेकिन कोई भी 20,000 रुपये के लिए उसका जमानती बनने को तैयार नहीं है। नतीजन जमानत के बावजूद भी वह जेल में ही पड़ी रही। वह गहरे सदमे की हालात में है, डरी हुई है कि मुकदमे का क्या नतीजा निकलेगा। मेरा क्या होगा? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, सिर्फ मैडम के शक करने की वजह से मैं सलाखों के पीछे आ गई। और हम लोगों ने जो पैसा बचाया था, क्या वह भी कभी वापस मिल पाएगा? अब ये बातें चल रही है। पुलिस ने मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया। अदालत की ओर से आरोप पत्र और गवाहों के बयान की एक नकल शांति को दे दी जाती है। शांति अदालत को बताती है कि चोरी के झूठे इल्ज़ाम में बचने के लिए उसके पास कोई वकील नहीं है। मजिस्ट्रेट महोदय शांति की दलील सुनकर अधिवक्ता कमला राय को, अधिवक्ता मतलब वकील, राय को सरकारी खर्चे पर बचाव पक्ष का वकील बना देते हैं। अब ये देखिए, इसको नोट करना है। संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 39A में ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है जो गरीब हैं या किसी वजह से वकील नहीं रख सकते। तो ये जो पॉइंट है इसको नोट करिएगा। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं इसी तरह की कोई कहानी बना दी जाएगी छोटी सी और उसी से क्वेश्चन आते हैं। अधिवक्ता कमला राय शांति से अदालत में मिलती है। ये मेरे मुकदमे के कागज हैं। मेरे मालिकों ने हार चुराने का झूठा आरोप मुझ पर लगाया है। उन्हें शांति के बक्से में 10,000 रुपये मिले थे। उन्हें लगता है कि उसने हार बेचकर ही ये पैसे हासिल किया था, लेकिन ये हम दोनों की बचत का पैसा है। अदालत शांति पर आरोप लगाती है कि उसने श्रीमती शिंदे का सोने का हार चुराया है और चोरी के हार को बेचकर शांति को जो ये 10,000 रुपये मिले हैं वो उसके पास आ गए हैं। मैं निर्दोष हूँ, मेरी सुनवाई हो, ये हमने पहले पढ़ लिया था। यही चीज़ ये बोलती है। सरकारी वकील राज्य की ओर से मुकदमा में हाजिर होता है। वह श्रीमती एवं श्री शिंदे को मुख्य गवाह के रूप में पेश करता है। तो अब बताइए श्रीमती शिंदे, आपका हार किस तरह से गायब हुआ? मैंने सोने का हार दराज में रखा था। शांति ने ही उसे चुराया है। शांति के अलावा और कोई व्यक्ति मेरे कमरे में नहीं जाता। मिस्टर शिंदे ने तो मेरे सामने उसके संदूक की तलाशी ली थी। वहाँ लिफाफे में 10,000 रुपये देखकर हम तो अचंभे में पड़ गए। शांति को ये पैसा मेरा हार बेचकर ही मिला था। वह चोर है। इसके बाद अधिवक्ता राय श्रीमती शिंदे से जिरह करती हैं। तो आप कह रही हैं कि आपने शांति को चोरी करते हुए नहीं देखा और न ही आपको शांति के पास चोरी का हार मिला। पिछले 3 साल में जब से शांति आपके यहाँ घर पर काम करी, तब से कोई भी चीज़ आपके घर से चोरी नहीं हुई। आप हर महीने उसे 1,000 रुपये पगार भी देती हैं। अधिवक्ता राय बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर सुशील और उसके मालिक से कुछ सवाल पूछती हैं। इन दोनों के बयानों के आधार पर सुश्री राय ये साबित कर देते हैं कि शांति के संदूक से मिले 10,000 रुपये सुशील और शांति की कमाई की रकम भी हो सकती है। जब मुकदमा खत्म होने के नज़दीक पहुंच जाता है, तभी सुशील को पता चलता है कि सब इंस्पेक्टर शर्माओं ने युवाओं के एक गिरोह का भांडाफोड़ किया है। इस गिरोह के लोग शिंदे के मोहल्ले में गहनों की चोरी करते हैं। श्रीमती शिंदे के बेटे के कुछ दोस्त भी इस गिरोह के सदस्य हैं। उनके पास से श्रीमती शिंदे का हार बरामद हो जाता है। सुशील यह बात अधिवक्ता राय को बताता है और अधिवक्ता राय बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर इंस्पेक्टर शर्मा को अदालत में पेश करती है। तो मिस्टर शर्मा, आप हमें क्या दिखा सकते हैं कि आपने क्या क्या बरामद किया है? हाँ, श्रीमती शिंदे ने ये अपना हार पहचान लिया। हमने लड़कों के एक गिरोह को पकड़ा है जिसने ये हार चुराया था। उन लड़कों ने अपना इल्ज़ाम कबूल कर लिया है और उन्होंने ही चुराया है।
न्यायाधीश महोदय सारे गवाहों के बयान सुनते हैं। इंस्पेक्टर शर्मा का बयान सुनने के बाद अधिवक्ता राय न्यायाधीश के सामने दलील पेश करती है कि अब शांति निर्दोष साबित हो चुकी है, इसलिए उसे बरी कर दिया जाए। शांति, आपको चोरी के इल्जाम से बरी किया जाता है। पुलिस ने ये जो 10,000 रुपये आपके बरामद किए थे उन्हें भी लौटा दिया जाएगा। मैंने लिखित फैसले में इस बात पर जोर दिया है कि तफ्तीश में सब इंस्पेक्टर राव की लापरवाही पर खास तौर पर ध्यान दिया जाए, जिसकी वजह से शांति आपको जेल जाना पड़ा। ठीक है, ये जज साहब बोल रहे हैं। इस घटना के आधार पर आप देख सकते हैं कि पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश, ये 4 अधिकारी आपराधिक न्याय व्यवस्था के मुख्य लोग होते हैं। इस मामले में आपने इन चारों की भूमिका को भी देख लिया। आइए अब चलते हैं उनकी भूमिका को और व्यापक रूप से देखते हैं। अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है। आज मेरी पेंसिल इधर उधर हो गई है, इसलिए नोट करते जाइएगा। पुलिस का एक महत्वपूर्ण काम होता है बेटा, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इससे क्वेश्चंस आया था इस बार। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन आया था जिसमें 4 पॉइंट थे और शायद पूछा गया था कौन सा गलत है या कौन सा सही है, ऐसे कुछ था। पुलिस का एक महत्वपूर्ण काम होता है किसी अपराध के बारे में मिली शिकायत की जांच करना। जांच के लिए गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं और सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। इस जांच के आधार पर पुलिस अपनी राय बनाती है। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूतों से आरोपी का दोष साबित होता दिखाई दे रहा है तो पुलिस अदालत में आरोप पत्र, चार्जशीट दाखिल कर देती है। जैसा कि अध्याय की शुरुआत में ही कहा गया था कि ये कर देना तो पुलिस का काम नहीं, फिर भी कोई व्यक्ति दोषी है यानी यह न्यायाधीश को ही तय करना होता है। दूसरी इकाई में आपने कानून के शासन के बारे में पढ़ा था। इसका सीधा मतलब होता है कि हर व्यक्ति देश के कानून के अधीन होता है। पुलिस भी इसी कानून के तहत आती है, लिहाजा पुलिस को हमेशा कानून के मुताबिक और मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए जांच करनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, इसको भी हमें देखना है। इन दिशा निर्देशों के अनुसार पुलिस को जांच के दौरान किसी को भी सताने, पीटने या गोली मारने का अधिकार नहीं है। किसी छोटे से छोटे अपराध के लिए भी पुलिस किसी को कोई सजा नहीं दे सकती। संविधान के अनुच्छेद, इसको लिखिएगा बेटा, समझिएगा। ठीक है, मेरे पास अभी मेरा पेंसिल नहीं है तो अंडरलाइन नहीं हो पा रही है, नो प्रॉब्लम, पर आप करिएगा। संविधान के अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून के में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और ये मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं इसको आप देख लीजिए। गिरफ्तारी के समय उसे ये जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार। गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार। पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने नहीं बुलाया जा सकता। तो ये हमको मौलिक अधिकार दिए गए हैं। चलिए अब ये भी देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस एवं अन्य संस्थाओं के लिए कुछ खास शर्त और प्रक्रिया तय की गई है। इन नियमों को D.K. बसु दिशा निर्देश कहा जाता है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। इनमें से कुछ दिशा निर्देश इस प्रकार है। गिरफ्तारी या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी की पोशाक पर उसकी पहचान, नाम पट्टी तथा पद स्पष्ट एवं सटीक रूप से अंकित होने चाहिए। ये नोट करिए, यह आ सकता है। गिरफ्तारी के समय अटेस्ट मेमो के रूप में गिरफ्तारी संबंधी पूरी जानकारी का कागज़ तैयार किया जाए। उसमें गिरफ्तारी के समय और तारीख का उल्लेख होना चाहिए। उसके सत्यापन के लिए कम से कम एक गवाह होना चाहिए। वह गिरफ्तार सदस्य के परिवार का व्यक्ति भी हो सकता है। अरेस्ट मेमो पर गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के दस्तखत होने चाहिए। गिरफ्तार किए गए, हिरासत में रखे गए या जिससे पूछताछ की जा रही हो, ऐसे व्यक्ति को अपने किसी संबंधी या दोस्त या शुभचिंतक को जानकारी देने का अधिकार होता है। जब गिरफ्तार व्यक्ति का दोस्त या संबंधी उस जिले से बाहर रहता है तो गिरफ्तारी के 8 से 12 घंटे के भीतर ही उसे गिरफ्तार के समय, स्थान और हिरासत की जगह के बारे में जानकारी भेज देनी चाहिए। ठीक है, कोई आपका खास हो बहुत। चलिए अब शांति की कहानी पे वापस लौटते हैं। ये तो आपको समझने की चीज़ है। अब आते हैं हम FIR क्या होता है। ठीक है, FIR मतलब फर्स्ट सूचना रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, पुलिस FIR दर्ज होने के बाद ही किसी अपराध की पड़ताल शुरू कर सकती है।
कानून में कहा गया है कि किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर थाना के प्रभारी अधिकारी को फौरन एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। पुलिस को यह सूचना मौखिक या लिखित किसी भी रूप में मिल सकती है। एफआईआर में आमतौर पर वारदात की तारीख, समय और स्थान का उल्लेख किया जाता है। उसमें वारदात के मूल तथ्यों और घटनाओं का विवरण भी लिखा जाता है। अगर अपराधियों का पता हो तो उनके नाम और गवाहों का भी उल्लेख किया जाता है। एफआईआर में शिकायत दर्ज कराने वाले का नाम और पता लिखा होता है। एफआईआर के लिए पुलिस के पास एक खास फॉर्म होता है। इस पर शिकायत करने वाले के दस्तखत कराए जाते हैं। शिकायत करने वाले को पुलिस से एफआईआर की एक नकल मुफ्त पाने का कानूनी अधिकार होता है। अब आते हैं सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है। ठीक है, किसी आपराधिक उल्लंघन को जनता के विरुद्ध माना जाता है। इसका मतलब यह है कि अपराध केवल पीड़ित व्यक्ति को ही नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि पूरे समाज के प्रति अपराध होता है। हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था, उससे पहले वाले चैप्टर में, तो ये बुक कह रही है हमको कि आप पिछले अध्याय में दहेज के लिए सुधा की हत्या की घटना याद है। आरोपी लक्ष्मण और उसके परिवार के खिलाफ ये मुकदमा राज्य की ओर से दायर किया गया था। इसलिए इस मुकदमे को राज्य यानी कि दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार और अन्य का नाम दिया गया था। इसी तरह शांति वाले मुकदमे भी श्रीमती शिंदे बनाम शांति हेमब्राम की बजाय राज्य बनाम शांति हेमब्राम का नाम से जाना जा सकता है। अदालत में सरकारी वकील राज्य का पक्ष प्रस्तुत करता है। सरकारी वकील की भूमिका तब शुरू होती है जब पुलिस जांच पूरी करके अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर देती है। सरकारी वकील की इस जांच में कोई भूमिका नहीं होती, उसे राज्य की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करना होता है। न्यायालय के पदाधिकारियों के रूप में उसकी जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष रूप से अपना काम करे और अदालत के सामने सारे ठोस तथ्य, गवाह और सबूत पेश करे, तभी अदालत सही फैसला दे सकती है। अब न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है? जो जज साहब होते हैं उनका क्या रोल होता है? न्यायाधीश की वही हैसियत होती है जो खेलों में एम्पायर की होती है। वे निष्पक्ष भाव से और खुली अदालत में मुकदमे का संचालन करते हैं। न्यायाधीश सारे गवाहों के बयान सुनते हैं और अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की तरफ से पेश किए गए सबूतों की जांच करते हैं। अपने सामने मौजूदा बयानों व सबूतों के आधार पर कानून के अनुसार न्यायाधीश तय करते हैं कि आरोपी सचमुच दोषी है या नहीं। अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो न्यायाधीश उसे सजा सुनाते हैं। वे कानून में दिए गए प्रावधानों के हिसाब से दोषी व्यक्ति को जेल भेज सकते हैं या उस पर जुर्माना लगा सकते हैं या उसे दोनों तरह की सजा सुना सकते हैं। तो ये काम किसका है? न्यायाधीश का। पर न्यायाधीश भी सारी चीज़ें दायरे में रह के ही करते हैं। निष्पक्ष सुनवाई। आइए थोड़ी देर के लिए कल्पना करें कि अगर न्यायाधीश महोदय शांति का मुकदमा किसी और तरह से संचालित करते तो क्या हो सकता था। अगर अदालत ने शांति को आरोप पत्र और गवाहों के बयान की नकल ना दी होती तो क्या होता। अगर न्यायाधीश किसी ऐसी जगह पर मुकदमा चलाते जहां शांति और सुशील दोनों ही ना जा सकते तो क्या होता। अगर न्यायाधीश ने शांति की अधिवक्ता राय को अभियोजना की ओर से प्रस्तुत किए गए श्रीमती शिंदे आदि गवाहों से जिरह करने का पर्याप्त समय ना दिया होता और पहले ही मान लेते कि शांति दोषी है तो क्या होता। बेचारी गरीब मर जाती है। अगर इस तरह की कोई भी बात होती तो इससे निष्पक्ष सुनवाई नहीं कहा जा सकता। इसकी वजह है कि निष्पक्ष सुनवाई के लिए कई बातों का पालन करना जरूरी होता है। अब फिर से ये देख लीजिएगा, फिर से देखिए ये लाइन, सुनते जाइए ध्यान से और इसको लिख लीजिए या समझ लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को केवल एक तर्कसंगत और न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही छीना जा सकता है। निष्पक्ष सुनवाई में यह सुनिश्चित किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 का पूरी तरह से पालन किया जाए। चलिए अब फिर से आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अब फिर से इस कहानी पे आ जाते हैं। पहली बार शांति को आरोप पत्र और उन सभी साक्ष्यों की एक एक प्रति दी गई थी जो अभियोजन पक्ष ने उसके खिलाफ अदालत में पेश किए थे। शांति पर चोरी का आरोप लगाया गया था जो कानूनन एक अपराध है। यह मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया गया। शांति का भाई सुशील अदालत की कार्रवाइयों में मौजूद है। मुकदमा आरोपी की उपस्थिति में चलाया गया। शांति को एक वकील ने बचाव किया। शांति की अधिवक्ता राय ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों की जिरह करने का मौका दिया गया। अधिवक्ता राय शांति की ओर से गवाह पेश करने का अधिकार दिया गया। हालांकि पुलिस ने शांति के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया था, लेकिन न्यायाधीश ने उसे निर्दोष मानते उस पर मुकदमा चलाया।
अब अभियोजन पक्ष को निर्णायक रूप से सिद्ध करना था कि शांति ही दोषी है। इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष ऐसा नहीं कर पाया। महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायाधीश ने अदालत के सामने ये पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर ही मुकदमे का फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने शांति की कमजोर स्थिति के आधार पर बिना सोचे समझे ये फैसला नहीं ले लिया कि वह सचमुच चोर है। इसके बजाय न्यायाधीश ने लगातार निष्पक्ष रहा और चूंकि साक्ष्यों से सिद्ध हो गया कि शांति के बजाय कुछ युवकों ने चोरी की, इसलिए उन्होंने शांति को आज़ाद कर दिया। शांति को इसलिए न्याय मिला क्योंकि निष्पक्ष सुनवाई का उसको मौका दिया गया था, और नहीं दिया जाता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। इसको देख लेते, छोटा सा फटाफट पढ़ लेते हैं, और ये भी आ ही सकता है। इस अध्याय में हमने जिन लोगों का जिक्र किया है, संविधान और कानून दोनों में ये कहा गया है कि इन लोगों को अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभानी चाहिए। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक नागरिक, चाहे वह विभिन्न वर्ग, जाति, धर्म या वैचारिक मान्यता का हो, उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार दिया जाए। कानून का शासन कहता है कि कानून के सामने हर कोई बराबर है। अगर प्रत्येक नागरिक को संविधान के माध्यम से निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार न दिया जाए तो इस सिद्धांत का कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा। और ये तो कोई वो नहीं है। शब्द संकलन में जिरे का मतलब देख लेते हैं। संज्ञेय जिरे, आरोपी हम लोग जानते हैं। संज्ञेय क्या मतलब है? इस अध्याय में उन अपराधों को संज्ञेय अपराध किया कि जिनके लिए पुलिस ने किसी व्यक्ति को अदालत की अनुमति के बिना भी गिरफ्तार कर सकती है, मतलब संदेह पर। जिरे क्या है? जब कोई गवाह अदालत में अपना बयान देता है तो दूसरे पक्ष का वकील भी उससे कुछ सवाल पूछता है। ठीक है, जस्ट लाइक आप मान लीजिए कि आप ये मान लेते हैं कि मिसेस सिंधे थी ना, जैसे तो मिसेस सिंधे अब कह रही थी ना कि शांति चोर है, लेकिन जब वकील, जैसे दूसरे पक्ष का वकील जब उनसे सवाल किया तो उसको जिरह कहते हैं। ठीक है, हिरासत आपको पता है, निष्पक्ष पता है, बाकी सारी चीज़ें आपको पता ही है। तो मेन था कि सरकारी वकील की बात हुई। सरकारी वकील कब मिल सकता है हमें, ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है और कौन सा अधिकार ये है। ठीक है, यानी कि अपना बचाव करिए, पक्ष करिए, तो ये कौन सा अधिकार है। ऐसे कुल मिला के क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के आएगा, और बस जल्दी से उसको सुन लीजिए अच्छे से। बाकी कुछ है नहीं, क्योंकि जब क्वेश्चन सब करते हैं ना, अगर माइंड हम एकदम कॉन्सेंट्रेट करके देखेंगे क्वेश्चन को तो क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। जो हम लोग पढ़े रहते हैं वही सारी चीज़ें आती है। चलिए, अब चैप्टर हमारे सिर्फ 4 और बचे हैं, 7, 8, 9, 10 जल्दी से फिनिश करते हैं इन 4 दिनों में, दिवाली से पहले। उसके बाद आप अपने लग जाइए बस रिवीजन में, और कुछ नहीं करना है आपको, बस रिवीजन में लग जाइए। और पेडागोजी आप लोग सब देख ही रहे होंगे, सारी चीज़ें पढ़ ही रहे होंगे। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।